तो आज से हम एसएचएम के पीवाईक्यू शुरू करते हैं जो नीट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले 2001 का क्वेश्चन है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम डिपेंड्स ऑन। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी किस किस पर डिपेंड करती है। आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है। तो देखिए टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/2 ka²। इसी को हम लिख देते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a², जहाँ a क्या है एम्पलीट्यूड है एंड k एसएचएम कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि k और a पर एक साथ डिपेंड करती है, k और a पर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अ मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स इन सक्सेसिव ऑर्डर, then time periods is T1 and T2 respectively. If it is connected by both springs as shown in figure, then time period is T0. The correct relation is, एक मास m था जिसको K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट की 2 स्प्रिंग्स से सेपरेटली कनेक्ट किया गया है और SHM करवाया है। SHM करवाने पर उनका टाइम पीरियड T1 और T2 आपको मिला था। अब आपसे ये पूछा गया है कि जब इस m को इन दोनों स्प्रिंग्स से एक साथ कनेक्ट करके SHM करवाया जाए तो जो कंबाइंड टाइम पीरियड T0 आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो T1 और T2 पर कैसे डिपेंड करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2π√m/k। यहाँ से k निकल के आता है 4π²m/t²। ठीक है, अब ये जो दोनों स्प्रिंग्स हैं वो आपस में पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड हैं। ये दोनों ही कैसी है? पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में ऑर्डर में कनेक्टेड है तो जो k इक्विवेलेंट होगा, k इक्विवेलेंट वो k1 प्लस k2 के इक्वल होगा। ठीक है, जिसको हमने k0 नाम दिया है। तो यहाँ से k0 क्या हो गया? k1 प्लस k2। k0 की जगह हम इक्वेशन से लिख सकते हैं 4π²m/t0²। k1 की जगह लिखा जा सकता है 4π²m/t1² एंड k2 की जगह आ सकता है 4π²m/t2²। ठीक है, यहाँ पर 4π²m तो सब में कॉमन है, वो तो कट ही गया। बचा क्या? t0 1/t0² 1/t0² इक्वल में 1/t1² प्लस 1/t2²। अब इनको अगर ऊपर ले आए तो ये बन जाएगा t0⁻2 इज इक्वल टू t1⁻2 प्लस t2⁻2। ऑप्शन ऐसा है अपने पास बी ऑप्शन, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी 2002 में ही नीट में आया हुआ है। व्हेन एन ऑसिलेटर कंप्लीट्स 100 ऑसिलेशंस, its amplitude reduced to 1/3 of the initial value. What will be its amplitude when it completes 200 oscillations? डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये क्वेश्चन है कि जब एक ऑसिलेटर 100 ऑसिलेशन कर लेता है तो इसका एम्पलीट्यूड कम होकर 1/3 हो जाता है इनिशियल वैल्यू का। ठीक है, अगर यही 200 ऑसिलेशन कर ले तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो देखो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो जाता है a0 e⁻⁻βt। ठीक है, n टाइम्स अगर ऑसिलेशन हुआ है तो nβt हो जाएगा, nbt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह कितना है? a/3 1/3 हो चुका है इज इक्वल टू a0/3 a0 e⁻100bt। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ e⁻100bt इज इक्वल टू 1/3। क्यों? क्योंकि दोनों साइड a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या पूछा है? अब एम्पलीट्यूड पूछा है कब? जब यहाँ पर कितने ऑसिलेशन हो जाए 200, तो -200bt आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ a0 e⁻100bt का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा e⁻100bt क्या था? 1/3 था, तो 1/3 का स्क्वायर, तो a आपको मिल जाएगा अब की बार a0/9। जब 200 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो 200 ऑसिलेशन कंप्लीट होने पर आपके पास जो एम्पलीट्यूड बचेगा दैट विल बी 1/9 ऑफ इनिशियल वैल्यू। ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा अपने को? डी ऑप्शन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/9 आपके पास वैल्यू आएगी। सही है, चलिए 2002 का ही अगला क्वेश्चन है जो कि नीट में आया हुआ था। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज।
क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसके लिए आपको उन पोजीशंस का डिस्प्लेसमेंट बताना है जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो। तो देखिए, मीन पोजीशन पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम होने से काइनेटिक एनर्जी भी कैसी मिलेगी, अपने को मैक्सिमम मिलेगी। वहीं पर एक्सट्रीम पोजीशंस पर x आपके पास मैक्सिमम होता है, -a या +a, ठीक है। x क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। इस वजह से वेलोसिटी मिनिमम होती है, जो कि 0 होती है, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है आपके पास वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगी, अपने पास मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं कि मीन और एक्सट्रीम के बीच में एक बार तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और मीन और एक्सट्रीम के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी ए मतलब एम्पलीट्यूड के इक्वल, ठीक है। या तो +a या -a, तो +-a इसका आंसर आना चाहिए। +-a मतलब ऑप्शन बन जाएगा आपके पास सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2003 का नीट का क्वेश्चन SHM में जो आया था। द टाइम पीरियड ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज t. If the spring is cut into 4 equal parts and the same mass is suspended from one of the parts, then the new time period will be. आपको ये कहा गया है कि एक स्प्रिंग से मास लटकाकर उसको SHM करवाया गया है, तो टाइम पीरियड t मिला। t क्या आ जाएगा, 2π√m/k। अब इसी स्प्रिंग के 4 इक्वल पार्ट कर लिए। ये जो स्प्रिंग आपके पास दे रखी थी, इसी स्प्रिंग के अब 4 इक्वल पार्ट कर चुके हैं। अब 4 इक्वल पार्ट हो चुके हैं तो उनका सबका k भी डिफरेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होगा तो टाइम भी अलग आएगा, टाइम पीरियड भी सेपरेट आएगा। वो टाइम पीरियड कितना होगा, तो देखिए स्प्रिंग के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि जो KL का मल्टीपल है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इनिशियली कंप्लीट स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट k था, लेंथ l थी। बाद में एक पार्ट के लिए k डैश मान लेते हैं, लेंथ हो जाएगी l/4, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में आपने काटा है। तो यहाँ से l से l कैंसिल, k डैश आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k। यही यहाँ पे रख देना, तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2π√m/k डैश, k डैश की जगह 4k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t डैश आएगा 2π/2m/k का रूट, तो ये बन जाएगा t/2। इनिशियल का हाफ आ जाएगा, t/2 आपको वैल्यू मिलेगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट का 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2, द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग O. Its potential energy is plotted. It will be as given below in the graph. पोटेंशियल एनर्जी का आपको ग्राफ बताना है पोजीशन के साथ में। तो देखिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx²। तो जहाँ x मैक्सिमम होगा वहाँ u भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और जहाँ x मिनिमम होगा, मिनिमम कितना है 0, वहाँ u भी कैसा होगा, मिनिमम होता है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, u भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसा ग्राफ कौन कौन सा है वो देखते हैं। तो आपके ए ग्राफ में हमें ऐसी कंडीशन दिख रही है कि जब x मैक्सिमम है तो आपका u भी कैसा है, मैक्सिमम है। सेकंड ग्राफ में x मैक्सिमम होने पर u 0 हो रहा है, मिनिमम है। थर्ड ग्राफ आपका गलत है क्योंकि ये x² पर डिपेंड करना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ स्ट्रेट लाइन है तो ये ऐसे ही गलत है। आंसर अपना सीधा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन ही बन जाएगा, क्योंकि इसी में ये जो हमारी गिवन कंडीशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की वो फॉलो हो रही है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, इसमें सीधा साधा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2003 का ही आया हुआ है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज। इसमें ये कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो अपने मैक्सिमम पोजीशन मतलब एम्पलीट्यूड के आधे पर है, मतलब x कितना है यहाँ पर a/2 है। यहाँ पर इस SHM करते हुए पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ऑप्शंस में आपके पास E क्या होगा, टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। तो देखिए E होता है हाफ m⍵²a², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ m⍵²x²। x की जगह हमारे पास वैल्यू होती है
a/2, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a/2 का स्क्वायर, तो ये आपको u मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1/4। अब ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ये क्या था, E था, टोटल एनर्जी थी, तो यहीं से u आ जाएगा E/4, 1/4 E या E/4। ऑप्शन कौन सा मिलेगा अपने को, सी ऑप्शन अपने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2003 का ही आया हुआ क्वेश्चन अगला भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड द एक्सेलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन v इज मैक्सिमम a इज मैक्सिमम, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि v मैक्सिमम होता है आपके पास में मीन पोजीशन पर, जहाँ a आपके पास 0 होता है। वहीं पर एक्सट्रीम पोजीशन पर a तो होगा मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशंस पर a तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन आपका जो v है वो मिनिमम होगा, वो 0 हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, मिनिमम या 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस अपने को मैच करनी पड़ेगी। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन ऐसा है कि नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है वैल्यू ऑफ a इज 0 वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ v। v चाहे कुछ भी हो, वेलोसिटी कुछ भी हो, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये भी गलत है। एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब v हमेशा मैक्सिमम हो। When v is 0 a is 0, ये भी गलत है। v 0 है एक्सट्रीम पर, लेकिन a वहाँ पर मैक्सिमम है। When v is maximum a is 0, v maximum a 0 मीन पोजीशन पे होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2004 का है। 2004 में नीट में जो क्वेश्चन आया था, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइंड इन सीरीज, द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है, या हम कह सकते हैं कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो होता है, दैट इज x1 प्लस x2। x को मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ अपॉन के, यहाँ x1 के लिए माइनस एफ अपॉन K1 माइनस एफ अपॉन K2। f तो सेम ही लगाते हैं अपन, क्योंकि आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो। सीरीज कॉम्बिनेशन में f सेम रहता है, तो ये बना 1 अपॉन के इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। यहाँ से k को सॉल्व करेंगे, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आपको मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हैज़ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज। एक पार्टिकल SHM कर रहा है जिसकी मैक्सिमम स्पीड आपको गिवन है, एम्पलीट्यूड आपको गिवन है, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो V मैक्सिमम का हमारे पास फॉर्मूला होता है A ओमेगा, या ओमेगा को हम लिख देते 2 पाई f इंटू A। ठीक है, आपको f चाहिए तो वो हो जाएगा V मैक्सिमम अपॉन 2 पाई A। V मैक्सिमम है 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 पाई की वैल्यू 3.14 एंड A है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, नीचे बनेगा आपके पास में 3.14 इंटू 10, तो ये बनेगा 31.4। ये दोनों ही कट जाएंगे, कट के आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो f की वैल्यू आ जाएगी 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज मतलब डी आपका ऑप्शन होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2005 का है। द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज। कांस्टेंट स्पीड से जो सर्कुलर मोशन होती है, v इसकी कांस्टेंट स्पीड है, इससे जो सर्कुलर मोशन होती है वो कैसी होगी। पीरियोडिक बट नॉट SHM, सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक, नाइदर पीरियोडिक नॉर सिंपल हार्मोनिक। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन हर एक पर्टिकुलर टाइम बाद खुद को रिपीट करेगी, क्योंकि v आपके पास कांस्टेंट है, तो ये रिपीटिशन तो चलता जाएगा। तो ये पीरियोडिक तो होगी, लेकिन SHM नहीं होगी। SHM क्यों नहीं होगी, क्योंकि f प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए SHM के लिए, जो कि यहाँ नहीं हो रहा। तो ये पीरियोडिक तो है लेकिन SHM नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2006 में आया हुआ है, SHM का ही क्वेश्चन है, नीट में जो आया था उसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक
of mass m and area of cross section A floats in a liquid of density rho if it is given a small vertical displacement from equilibrium, it undergoes oscillation with a time period t. Then आपको ये कहा गया है कि m मास का एक स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, ये रो डेंसिटी की किसी लिक्विड में फ्लोट करता है। अगर इसको एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए तो इसमें ऑसिलेशन होने लग जाता है जिसका टाइम पीरियड t है। तो ये t इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये है कि आपके पास में यहाँ पर एक लिक्विड में आपके पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में जो L लेंथ है हमने कंसिडर किया है कि L लेंथ इसकी पहले से ही इस लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, इसके अंदर डूबी हुई है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा पुश किया और जो L प्लस Y लेंथ तक इसको हमने नीचे पुश कर दिया है। मतलब अब इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत ऑसिलेशन होने लग जाएगा। ये हमने किया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। m मास तो है, k नहीं है हमारे पास, वो k कैसे निकालें। तो देखिए इस लिक्विड के अंदर जब हम बात करेंगे तो फोर्स कौन सा होगा, एक तो होगा mg जो कि होगा डाउनवर्ड, भाई mg क्या होगा डाउनवर्ड, और दूसरा बॉइंट फोर्स लगेगा अपवर्ड। वो बॉइंट फोर्स कितना होगा, तो बॉइंट फोर्स हो जाएगा आपके पास में रो L प्लस वाई ए जी। बॉइंट फोर्स रो वी जी होता है, v की जगह L प्लस वाई इंटू ए हो गया, ठीक है। F इक्वल टू m को हम लिख सकते हैं रो ए L जी इज इक्वल टू माइनस रो L प्लस वाई ए जी, ठीक है। यहाँ से F बनेगा माइनस रो वाई ए जी, ठीक है। या हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास क्या होता है माइनस वाई होता ही है, इसको हम ढंग से लिखें तो F इक्वल टू क्या होता है माइनस का के वाई। यहाँ से कंपेयर करने पर K आ जाएगा रो ए जी, ठीक है। तो अब ये K की वैल्यू ही हमें इस टाइम पीरियड के फॉर्मूला में पुट करनी है। तो आपका टाइम पीरियड बन जाएगा 2π√m/k, K की जगह आ गया रो ए जी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड रूट m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये गलत है। टाइम पीरियड डेंसिटी के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी गलत है। टाइम पीरियड क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्स के रूट के इन्वर्स के प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर t प्रोपोर्शनल टू 1/√a है। तो ये आपका ऑप्शन सही बन रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। टाइम पीरियड रूट ऑफ रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि यहाँ रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन instantaneous velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion is। SHM करते हुए पार्टिकल के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो देखिए अगर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, a साइन ओमेगा टी है, तो v बनेगा आपके पास a ओमेगा कोस ओमेगा टी, और वहीं पर a एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, ठीक है। हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि v है कोस में और a है साइन में, दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होगा, तो दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। हम इसको a को थोड़ा और कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है, या प्लस π/2 माइनस π/2। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके पास π/2 का फेज डिफरेंस आएगा। π/2 मतलब 0.5 पाई आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2007 का है। इसमें क्या बोला गया है, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ काइनेटिक एनर्जी k0 cos स्क्वायर ओमेगा टी। The maximum values of the potential energy and total energies are respectively। आपसे
पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। कब? जब काइनेटिक एनर्जी गिवन है k नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी। अब आपको ये चीज़ पता ही होगी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल में टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और वहीं अगर ये मिनिमम है तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन में टोटल एनर्जी कैसे रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। कैसे रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो वो क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी k नॉट, क्योंकि कोस स्क्वायर ओमेगा टी उस कंडीशन में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही, अच्छा इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी? मिनिमम होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कितने आ जाएगी? k नॉट। वैसे ही अब पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये उतनी ही होगी जितनी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब k नॉट, क्योंकि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, देखते हैं क्या दे रखा है। अ मास ऑफ 2 kg इज पुट ऑन अ फ्लैट पेन अटैच्ड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर. The mass of the spring and the pen is negligible. When pressed slightly and released, the mass executes a simple harmonic motion. The spring constant is 200 Newton per meter. What should be the minimum amplitude of the motion so that the mass gets detached from the pen? Tag G equal to 10 meter per second square. क्वेश्चन ये है कि आपके पास ग्राउंड से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग से एक पेन कनेक्टेड है जिस पर m मास के ब्लॉक को रखा गया है। इस स्प्रिंग के लिए k की वैल्यू आपको गिवन है 200 न्यूटन पर मीटर, मास है आपके पास 2 kg। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा ताकि ये जो मास है वो इस पेन से डिटैच हो जाए। तो देखिए, अब डिटैच होने के लिए ध्यान दीजिए, नीचे आपके पास क्या लग रहा है? यहाँ mg लग रहा है। ऊपर क्या लगेगा? तो ऊपर लगेगा ma। ठीक है, a क्या हो जाएगा भाई? m ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए। मिनिमम एम्पलीट्यूड कब चाहिए? जब ये मास डिटैच हो जाए। तो डिटैच होने के लिए कम से कम भी mg को m ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल होना पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर x जो होगा या तो ज़्यादा हो या इक्वल हो किसके? mg के। तो m से m तो हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि वैसे यहाँ पर g कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर x आ गया। हमें पूछा क्या था? हमें x ही पूछा गया था। हमें क्या पूछा गया था? x पूछा गया था। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, हम ये कह सकते हैं। हम यहाँ पर g अपॉन ओमेगा स्क्वायर वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है भाई? वो होता है k। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? k अपॉन m। तो हम x को लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अपॉन में k। जी एम अपॉन k से या तो ज़्यादा हो या इक्वल हो। g की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को? 10। मास है आपके पास 2 kg, k आपके पास 200। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1। ठीक है, तो x या तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या इक्वल हो। आपको मिनिमम पूछा है। आपको क्या पूछा गया है? मिनिमम। तो मिनिमम की कंडीशन में x क्या हो जाएगा आपके पास में? x मिनिमम आपके पास क्या हो जाएगा? इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि या तो इससे ज़्यादा होगा या इसके इक्वल होगा। तो इक्वल वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2007 में ही SHM का आया हुआ नीट में क्वेश्चन है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एन एम्पलीट्यूड a. The period of oscillation is t. The minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position. क्वेश्चन ये कहा गया है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी पार्टिकल को अपने एम्पलीट्यूड का आधा चलना है, a/2 तक चलना है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट में उसको कितना टाइम लगेगा? जब इसका टाइम पीरियड कितना है आपके पास? कैपिटल T है। तो देखिए, x का फॉर्मूला होता है a साइन ओमेगा t, और इसकी वैल्यू आपको देखिए a/2। दोनों साइड ही a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा साइन ओमेगा t इजकल टू 1/2। यहाँ से ओमेगा t आपको मिल जाएगा π/6, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2 π/6 पे होती है। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t इक्वल टू π/6। दोनों साइड पाई से पाई कैंसिल, टाइम आ जाएगा t अपॉन
12। तो T/12 आपका आंसर होगा, मतलब इस कंडीशन में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज। दो SHM करते हुए पार्टिकल हैं जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आपको गिवन है 100 और 1000 रेडियन पर सेकेंड। इनमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड सेम है, तो इनके मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशियो आपको बताना है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है -ω²a। ठीक है, तो अगर दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हैं तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, A2 हो जाएगा -ω²a। दोनों का आपको डिवाइड करना है, a से a यहाँ पर आपके पास कैंसिल हो जाना है, और अब आपको क्या चाहिए, ω1 ω2 की वैल्यू, जो कि बनेगी 100/1000 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 1/100। तो चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन represent simple harmonic motion where k, k0, k1 and a are all positive। k, k0, k1 ये सब क्या है आपके पास में पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन गिवन है -kx+a, एक्सेलरेशन है -kx+ka। ठीक है, -ka प्लस की जाए, यहाँ माइनस भी तो आएगा, तो -ka, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं -kx प्लस कॉन्स्टेंट। मतलब यहाँ से जो a है वो x पर डिपेंड करता है, वो भी नेगेटिवली डिपेंड करता है, तो मतलब ये तो SHM का होगा ही होगा। ठीक है, सेकंड में आपको देखा है एक्सेलरेशन इक्वल टू +kx+a, ये नहीं होगा, +kx वैसे गलत है, -k0x तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर भी आ रहा है जो कि गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन राइट आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2009 का ही है, देखते हैं। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x = 0 विद एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x = a/2 विल बी। x = a/2 पर वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, स्पीड आपसे पूछी गई है, जिस पर आपको ये कहा गया है कि टाइम पीरियड तो पार्टिकल का t है, एम्पलीट्यूड इसका a है। तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है ω√a² - x²। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t √a² - x की जगह a/2 का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा 2π/t a² - a²/4 का अंडर रूट। तो यहाँ से v आ जाएगा 2π/t √3a²/4। तो इसको जब सॉल्व करोगे 2π/t √3a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा πa√3/t, πa√3/t। सी ऑप्शन हमारे पास है, यही हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a mass m suspended from a spring of negligible mass is t. If along with it another mass m is also suspended, the period of oscillation will now be। आपको ये कहा गया है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से पहले m मास हैंग किया हुआ, लटकाया हुआ है, इसका टाइम पीरियड जो है 2π√m/k, इसको t से डिनोट किया है। अब अगली कंडीशन में आपके पास इस m मास के साथ एक m मास और लटका दिया। अब जो नया टाइम पीरियड है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा √2m/k। ठीक है, तो यहाँ पर इस t' और t में रिलेशन क्या बन जाएगा भाई, ये √2 ही तो एक्स्ट्रा है, तो t' आपके पास मिल जाएगा √2 × t। तो √2t आपका यहाँ आंसर बनना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइंस साइड बाय साइड विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड्स। दे पास ईच अदर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। The mean position of the two particles lie on the
straight line perpendicular to the paths of their two particles. The phase difference is, दो पार्टिकल है जो कि साइड बाय साइड दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आपको सेम कहा गया है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं जब उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जो एम्पलीट्यूड है उसका हाफ हो जाए। आपको ये पूछा गया है कि उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो आपके पास कंडीशन ये है कि दो पार्टिकल हैं, दोनों के लिए मीन पोजीशन सेम है यहाँ पर, ठीक है। एक तो जा रहा है a/2 से a की तरफ, एक जा रहा है a/2 से मीन पोजीशन की तरफ। एक तो जा रहा है a/2 से a की तरफ और एक जा रहा है आपके पास में a/2 से मीन पोजीशन की तरफ, ये आपको कहा गया है। अब आपसे ये पूछा है कि इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कैसे, तो देखिए फेज डिफरेंस के लिए डेल्टा फाई का हमारे पास फॉर्मूला बनता है 2π/t डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है, यहाँ पर टाइम डिफरेंस है। दोनों पार्टिकल्स का टाइम डिफरेंस अगर आप निकाल पाओ तो इससे हम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ ये जो a/2 वाला पार्टिकल है जो कि वापस मीन की तरफ आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो पहले मैक्सिमम पर गया होगा फिर आया होगा, ठीक है। मतलब वो a/2 से पहले a पर गया होगा फिर a से a/2 पर आया होगा, तभी तो इन दोनों की पोजीशन एक पॉइंट पर आ पाएगी। तो हमें यही टाइम निकालना है। तो देखो a/2 से a तक जाने का टाइम वो बनता है आपके पास t/6 और वापस आने का टाइम भी क्या होता है t/6, ठीक है। अब ये दोनों ही पार्टिकल इस सेम पोजीशन पे आए हैं a/2 पर। यहाँ पर एक पार्टिकल तो मैक्सिमम की साइड, एक्सट्रीम की साइड जा रहा है और दूसरा पार्टिकल जाके आ चुका है। तो ये जो टाइम है वही टाइम डिफरेंस के इक्वल यहाँ पर होना चाहिए। मतलब ये जो टाइम डिफरेंस आपको मिलेगा वो हो जाएगा t/6 प्लस t/6 मतलब t/3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2π/t इंटू t/3, t से t कैंसिल और आपका फेज डिफरेंस आपको मिल जाएगा 2π/3। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड हम कर सकते हैं फेजर चार्ट से। फेजर चार्ट में क्या होगा कि हम एक सर्कल बनाएंगे जिसके ऊपर हम दोनों पार्टिकल्स को शो करने वाले हैं। ये आपकी होगी मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए, ठीक है। अब आपके पास पहला पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, इस पोजीशन पर, कितने पर, a/2 पर, a/2 पर। दूसरा पार्टिकल भी यही है भाई, a/2 पर। ये भी क्या होगा, इसके लिए a/2 होगा। ये दोनों का एम्पलीट्यूड a है, ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम था। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एंगल कितना होगा। तो भाई ये आपके पास में a/2 तो हो गया बेस, हाइपोटेनियस हो गई a, तो यहाँ पर cos थीटा आपको मिलेगा 1/2, मतलब थीटा क्या हो जाएगा आपके पास π/3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा π/3। अच्छा, दोनों को देखना, ये जो पार्टिकल था इसको नाम देते हैं अपन P1 और इस पार्टिकल को नाम देते हैं P2। P1 जा रहा है मीन से एक्सट्रीम की तरफ और वहीं P2 जा रहा है एक्सट्रीम से मीन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 2 थीटा का, मतलब 2π/3 का। ये आपके पास फेज डिफरेंस यहाँ बनना है। तो दोनों मेथड आप देख सकते हो, चाहे वो टाइम का डिफरेंस निकाल के देख लो, चाहे वो आप फेजर चार्ट बना के देख लो, दोनों से ही आपके पास में यहाँ पर फेज डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें दे रखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल along the x-axis is given by x equal to a sin square omega t. The motion of the particle corresponds to, motion कैसे होगी पार्टिकल की ये आपको बताना है। आपको डिस्प्लेसमेंट इसका गिवन है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो x इक्वल टू a sin स्क्वायर ओमेगा t है। इसको हम लिख सकते हैं a/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा t। ये हम इसको x को लिख सकते हैं। v क्या हो जाएगा यहाँ से, तो v आपके पास यहाँ पर बन जाएगा a/2 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। और वहीं पर आपके पास a मिल जाएगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा a/2 2 ओमेगा का होल स्क्वायर कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ से ये जो a है वो प्रोपोर्शनल टू -x बन रहा है। कैसे बन रहा है बेटा, तो देखो यहाँ पर x आपके पास था a/2 माइनस a/2 कोस 2 ओमेगा टी। ये तो आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा x को क्या लेंगे, माइनस a/2 कोस 2 ओमेगा टी। और यहाँ पर देखिए आपके पास a बन रहा है a/2 कोस 2 ओमेगा टी। साइन यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो एक तरह से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर a को लिख सकता हूँ माइनस
माइनस 2 ओमेगा का होल स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास ए क्या हो गया, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब ये एस एच एम तो होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो तीसरा ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत है, नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की जगह यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो 2 ओमेगा है, तो यहाँ भी क्या रखा जाएगा 2 ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई बाई ओमेगा आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास में टाइम पीरियड हो गया पाई बाई ओमेगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ से ओमेगा अपॉन पाई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, वो हो जाएगा ओमेगा अपॉन पाई। तो ये आपके पास आंसर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन पाई, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो यही आपका आंसर